एक ही लेवल की गवर्नमेंट होगी या दूसरी गवर्नमेंट होगी तो क्या होगा, वो उसके अधीन होकर काम करती हैं। सबऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, अधीन, उसके अंडर में काम करती हैं, वर्किंग अंडर। सो आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि लोगों के वो जो वेलफेयर हैं या प्रॉब्लम्स हैं उसको, वो इश्यूज़ को एड्रेस नहीं कर पाती सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फेडरल सिस्टम क्या होता है श्रेयान? यस सर। फेडरल सिस्टम क्या होता है सर, जिस कंट्री में एक से ज्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हो उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं। यस, इट इज द गवर्नमेंट डिवाइड्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल गवर्नमेंट्स, 3 टीयर पर। इफ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर दें, ठीक है, ये डिवाइड्स द पावर, एक तरीके से पॉलिटिकल पावर, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सो इस तरीके से इट इज़, ये यहाँ पर तो हमने 3 टीयर सिस्टम की बात कर दी, और वही, वरना 2 टीयर सिस्टम में भी अगर पावर शेयरिंग हो, सो इट इज़, ये क्या है, केस ऑफ पावर शेयरिंग। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस हो जाएं, जब ज़्यादा पॉलिटिशियंस होंगे सो मैनी ऑफ अस सिविलियंस या मैनी ऑफ सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट in nation making, so that as many as citizens can participate in decision making। आपको मालूम है कि फ्रांस में कन्वेंशन से डायरेक्टरी आई थी। कन्वेंशन में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। अकेला आदमी क्या खतरा कर सकता है, खतरनाक हो सकता है, मालूम है। और डायरेक्टरी थी, 5 लोग हैं, 5 से अब हमारे यहाँ इंडिया में तो 2 लाख पॉलिटिशियन हैं। जब से पंचायती राज आया, जब से लोकल गवर्नमेंट आई, इतने लोग पॉलिटिकल डिसीजंस में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, ये चीज़ है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइंड ऑफ फेडरलिज्म। एक कमिंग टुगेदर है, एक होल्डिंग टुगेदर है। कमिंग टुगेदर में क्या होता है कि इंडिपेंडेंट स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म ए कंट्री फॉर द शेक ऑफ सिक्योरिटी, एंड इन दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग लेस पावर। बोलो ये बात सही है कि नहीं? यस सर। However, in some cases like India itself, the central government itself has subdivided into various states at linguistic basis and given them their autonomous power and their own jurisdiction. So when central government subdivides its power so that the country become more stable along with its diversity, कि अनेकता में एकता बनी रहे, सब लोग अपने अपने राज्य की संस्कृति को, धर्म को सब देखते रहें। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कह दिया कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, यूपी के गवर्नमेंट ने कह दिया निकलेगी। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी संस्कृति का कर रहे हैं, जिसको जैसा करना हो सो करे। तो उनको दे दिया कि तुम्हें जो करना है सो करो। द फेट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ सेम लैंग्वेज। जो उस लैंग्वेज के बोलने वाले हैं, सेम कल्चर के हैं, उन सबका एक जैसा फेट होता है। तो 2 तरीके के हमने आपको पहले बता दिए थे। ज्यूरिसडिक्शन से आप क्या समझते हो? ये इसका मतलब है अधिकार क्षेत्र। दैट इज द एरिया ओवर विच सम वन, ठीक है। सो द एरिया या मैटर, किसी मामले में, ओवर विच
someone has authority, so जिसमें लीगल अथॉरिटी हो. कैसी अथॉरिटी? लीगल अथॉरिटी. तो लीगल अथॉरिटी हो तो कहते हैं मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, मेरा अधिकार क्षेत्र है, तुम बात मत करो. क्या ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन ज्यूरिसडिक्शन की हैं? ऐसी भी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉमन ज्यूरिसडिक्शन की हैं. व्हाट डज इट मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? दैट इज ए कलेक्शन ऑफ रूल्स और बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न्स ए नेशन. ए कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल. सर 18 के बाद फिर आप वो ट्यूशन लेंगे या फिर उस समय छुट्टी रहेगी? क्या? एग्जाम की तैयारी के लिए सर 18 के बाद सर एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सर आप छुट्टी देंगे या फिर ट्यूशन लेंगे? 18 के बाद हम जैसा जैसा टेस्ट होता रहेगा उस हिसाब से हम आपको केस स्टडी तैयार कराते रहेंगे. तो अगर आपको जिसको चाहिए होगा वो शामिल हो जाएगा. तो हम आपने लिस्ट हमारे पास भेज दी है तो हम उसी की केस स्टडी कराएंगे. किसी को चाहिए तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ पूछना होगा, किसी के अपने इश्यूज होंगे तो उस टाइम पे क्लियर कर सकता है. और जिसे लगता है कि नहीं ठीक है तो वीडियो तो पहुंच ही जाएगी, वो बाद में भी देख सकता है, उसमें से उसके मतलब का कुछ हो तो देख ले. ए कलेक्शन ऑफ रूल्स बेसिक प्रिंसिपल विच गवर्न्स ए नेशन. विच गवर्न्स अ नेशन. उसको क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय टीयर सिस्टम? टीयर सिस्टम का मतलब है इट इज वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इट सिग्निफाइज वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट. वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल. ठीक है. इन इंडिया देयर इज 3 टीयर सिस्टम, लेकिन ज़्यादातर जगह 2 टीयर सिस्टम है. सिस्टम. नाउ ये तो बात हो गई कि यूनिटरी सिस्टम तो आपने समझ लिया ना. अब यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब बताओ क्या होता है? व्हाट डज इट मीन बाय यूनिटरी गवर्नमेंट? तो जहाँ पे सेंट्रल के पास ज़्यादा पावर होती है. सो यूनिटरी गवर्नमेंट, central government has more power than state government. ओके. हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो यूनियन लिस्ट में. यूनियन लिस्ट क्या होती है और कंकरेंट लिस्ट क्या होती है और स्टेट लिस्ट. जिन मैटर्स को सेंटर देखे उसे कहते हैं यूनियन लिस्ट. सो द लिस्ट विच इज़ अंडर द लिस्ट या मैटर which is under jurisdiction of, which is under jurisdiction of सेंट्रल गवर्नमेंट. ऐसे कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल है जैसे इस डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, और बैंकिंग हो गया, न्यूक्लियर पावर हो गया, रेलवे हो गया, एविएशन हो गया. यस सर. फॉरेस्ट्री. फॉरेस्ट्री एविएशन का मतलब उड्डयन विभाग, उड़ान, उड्डयन मंत्रालय होता है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. फॉरेस्ट्री में मैं देख के बताऊंगा कि क्या दोनों लोग लेते हैं कि एक.
अच्छा, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आएगा? सर स्टेट लिस्ट में इट इज अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ। द पुलिस। द पुलिस। हाँ, सर फॉरेस्ट्री कंकरेंट लिस्ट में है सर। कंकरेंट में है। हाँ, तो फिर Yes, sir. कंकरेंट में हो जाएगी। तो इट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो एग्जाम्पल है पुलिस हो गया, और जैसे ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रेड भी इसके अंदर आएगा ना? इसके अलावा और एग्रीकल्चर। सर ट्रेड चेक कर लेते हैं एक बार। सर ट्रेड भी आता था, मैं चेक किया था। चेक किया, ट्रेड आएगा और कॉमर्स। सारे स्टेट अपना ट्रेड किसी के साथ भी कर सकते हैं। और क्या आएगा सर देख लेंगे, इसमें आगे अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। सर बुक में लिखा है कॉमर्स। कॉमर्स ना, तो कॉमर्स और ट्रेड तो एक ही है। कंकरेंट लिस्ट में आएगा ना? कॉमर्स की किससे क्या बिजनेस करना है, ये सब है। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है? सर कॉमर्स तो सर कंकरेंट लिस्ट में आ सकता है ना? एक मिनट चेक करते हैं। सर हेल्थ भी इसके अंदर आएगा सर, स्टेट लिस्ट में। What are the field under union list, state list and concurrent list? आता है, स्टेट के अंदर आता है। सेंट्रल एक मिनट बता देता हूँ। From Ministry of Labour and Employment. माइनिंग इसके अंडर में आएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो भी है, सर लाइब्रेरी। हाँ, नाउ एक मिनट। सो एजुकेशन भी आता है इसके अंदर। ये मैं बता देता हूँ कि इनमें क्या क्या आएगा। कंकरेंट लिस्ट, दैट इज सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ टू बोथ यूनियन गवर्नमेंट, to both union government and देखो किसी का माइक ऑन है, एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर एजुकेशन होगा। हाँ, इसमें एजुकेशन होगा। सर उसमें मैरिज भी होगा। हाँ, मैरिज भी हो सकता है। सो एग्रीकल्चर। देखो यूनियन लिस्ट में क्या क्या आ रहा है, देखिए, डिफेंस ऑफ इंडिया, नेवल, मिलिट्री, एयरफोर्स, ये सब यूनियन लिस्ट है। डिलिमिटेशन, कैंटोनमेंट एरिया, यानी कहीं पर कैंटोनमेंट एरिया बनाना है नहीं बनाना है, कहाँ पर रखना है। एटॉमिक एनर्जी, इसके अलावा डिफेंस के लिए जो इंडस्ट्री है, जैसे कहीं रिवॉल्वर बन रही है, तो वो सब एनर्जी वो कहाँ आएगी? इंडस्ट्रीज डिक्लेयर्ड टू बी पर्पस ऑफ डिफेंस, जो डिफेंस के आइटम बनाती है वो किसके लिस्ट में आएगी? यूनियन। और सेंट्रल सीबीआई किसके अंडर में आएगा? और इस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन कनेक्टेड विद डिफेंस, वार एंड पीस, सिटीजनशिप की नागरिकता किसे देनी है किसे नहीं देनी है, वो किसके अंडर में आएगा? ठीक है। अगर एलियंस आते हैं बाहर से तो वो किसके अंडर में आएगा? पिलग्रिमेज टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया, बाहर अगर जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर पाकिस्तान में सिखों का एक पवित्र स्थल है, तो अगर उसके बारे में वहाँ पर एक्सेस करनी है या क्या करना है, तो वो पिलग्रिमेज जो बाहर है भारत के, वो किसके अंडर में आएगा? या हज भेजना है तो ये किसके अंडर में आएगा? सर समझ रहे हैं आप एलियंस का यूनियन लिस्ट क्या बोलना चाहते हो? मतलब जैसे एलियंस का मतलब अपरिचित है, दैट इज नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप्स एंड एलियंस। जो एक होता है एलियंस का मतलब है कि जिसकी कोई भी नागरिकता ना हो, तो उसका इशू कौन देखेगा? यूनियन। जैसे बहुत सारे लोग आ नहीं गए बाहर से, जो बांग्लादेश से भाग भाग के आए हैं, रोहिंग्या। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या सर ट्रेड यूनियन का एग्जांपल रखा है, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में? अभी कंकरेंट लिस्ट देख रहे हैं ना, अभी एक चीज़ पे रहिए, अभी ये किसकी लिस्ट चल रही है?
यूनियन। हाईवे के बारे में कि कहाँ कहाँ हाईवे बनेगा, शिपिंग एंड नेविगेशन, तो इन सब चीज़ों में कोई चीज़ दूसरे देश में भेजनी है, करेंसी, कॉइन्स, पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ये सब किसके में आएंगे। तो इस तरीके से माइंस एंड मिनरल्स, तो ये सारी चीज़ें, फिशिंग एंड फिशरीज़, ये जो है बियॉन्ड टेरिटोरियल वाटर, कि मान लीजिए टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के बाहर फिशिंग करनी है तो कौन देखेगा, ये सब होगा। इलेक्शंस एंड ये जो भी इलेक्शन का एग्जीक्यूशन कौन देखेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण बनाना और उसमें अमेंडमेंट कौन देखेगा। इस तरीके से ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स, सभी कोर्ट्स का जो मैटर है वो कौन देखेगा, एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैज़ इंडिपेंडेंट पावर। अच्छा, स्टेट लिस्ट में क्या क्या आएगा, क्या पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्टेट संभालेगी, पुलिस को संभालेगी, हाई कोर्ट के लोगों का उसके अंडर में है। प्रिजन्स जो होते हैं, किसी अगर राज्य में जेल है तो उस एक जेल से दूसरी जेल में किसी को क्यों शिफ्ट किया जाता है बताओ। अभी आपने देखा कि पंजाब से बुला लिया गया किसी एक कैदी को यहाँ पर यूपी में, तो वो क्यों बुलाया गया, क्योंकि वहाँ पंजाब में वो बड़े अच्छे तरीके से रह रहा था, तो यूपी की गवर्नमेंट ने उसको वहाँ पे बुला लिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, बिहार में अगर प्रिजन है तो वहाँ पर कैदी बड़े आराम से रहते हैं, उनको मोबाइल मिल जाता है या कुछ हो जाता है। तो क्यों, क्योंकि ये स्टेट के अंडर में, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। इसके अलावा पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, पिलग्रिमेज, धार्मिक स्थान को कैसे करना है, लिकर्स, जो शराब है उसको बेचना है या नहीं बेचना है, कम्युनिकेशन, रोड्स, ब्रिजेस, इस तरीके के कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं, मोबाइल कम्युनिकेशन नहीं, इस रोड कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी, म्यूज़ियम, एग्रीकल्चर, फिशरीज, सही बताया, एग्रीकल्चर भी इसी में आता है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सब चीज़ आ जाएगा। सर एग्रीकल्चर दोनों में आता है सर, कॉन्करेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में हम देखेंगे कि किस में आता है। सो ये चीज़ है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर और लिख लो, एग्रीकल्चर और कंकरेंटली। हाँ सर, जो मॉन्यूमेंट्स है ये जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब स्टेट के अंदर आते हैं यूनियन। जो मान लीजिए पिलग्रिमेज है, और एक होता है कि ऐसा भी होता है कि हेरिटेज हो जाता है, तो जो रिनोन्ड है, जिसको कि हेरिटेज सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड ने रिनोन कर दिया है, तो ऐसे केस में उसके रख रखाव में इसको सुविधा मिल जाती है, बट इट इज़ सोलली ऑन स्टेट बेसिस पर वही उसको देखती है। जैसे ताजमहल है, अगर ऐसा ना होता तो आप देखो दिल्ली में ताजमहल के चारों तरफ कैसा कबाड़ खाना है, और ये इसमें आगरे में, और दिल्ली में देखो छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स की कितनी अच्छी इज्जत की जा रही है। तो अलग अलग जगह पर क्या होता है कि लोग अपने हेरिटेज को कितना संभालते हैं, ये स्टेट के ऊपर ही है। स्टेट बहुत, कोई अच्छा संभाल सकता है, कोई अच्छा नहीं संभालता है। तो ये है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में, दोनों देखते हैं, मैरिज एंड डाइवोर्स। मैरिज एंड डाइवोर्स के ऊपर कोई नीति बनानी है, तो जैसे कुछ बनती है, किसी स्टेट में लागू हुई 3 तलाक की नीति, कहीं नहीं लागू हुई, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ आएगी, रिमूवल ऑफ इस वन स्टेट से दूसरे स्टेट में जो प्रिजनर ले जाए जाते हैं, खैर वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्रिमिनल प्रोसीजर इसके दोनों देखते हैं, ठीक है। मेनली ड्रग्स एंड पॉइजन्स की ये चीज़ है। एडल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है सर? बोलिए, कि मिलावट हो रही है खाने में कि नहीं। मिलावट, आपको मालूम है कि अरहर की दाल में केसारी दाल मिला देते हैं पल्सेज में, तो उस मिलावट से कितने लोगों को पोलियो हो गया, कितने लोग जेल गए, 7 लाख लोग जेल गए थे, मालूम है। दैट इज़ 79 में लोग मिलावट कर करके बेचते थे, क्योंकि अरहर की दाल महंगी थी। तो इस तरीके से चीज़, एजुकेशन देखा जाता है, और इस तरीके से प्राइस कंट्रोल क्या दोनों देखेंगे।
यस सर। अगर किसी मकान को खरीदने जाते हो, 50 लाख का मकान है, तो क्या 3 लाख रुपए उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जनरल स्टैम्प, जिस स्टैम्प पेपर पर सब होता है, तो उस वो कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी? कहीं पर मकान खरीदने में 50 लाख के मकान पे 3 लाख रुपए सरकार ले लेती है, लेकिन क्या वो जो मकान की आपकी रजिस्ट्री, सुनिए, जो मकान की रजिस्ट्री है, क्या उसका पूरा पैसा स्टेट लेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी? बोलो। हाँ, तो इसको कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प एग्रीकल्चर दोनों में आएगा ना? देखो लिखा तो नहीं है एग्रीकल्चरल, लेकिन आर्कियोलॉजिकल साइट्स। बट सर अभी जो रूल आया तो सब वो तो डाउट है। एक मिनट देख, फॉरेस्ट्री है तो फॉरेस्ट्री आएगी दोनों में। फॉरेस्ट्री का एग्रीकल्चर आ सकता है, बट ऐसा इसमें कहीं लिखा नहीं है, ठीक है? तो फॉरेस्ट लिखा है। फिशरी तो सर दोनों में है ना सर? क्या सर फिशरी तो दोनों में है ना? आपने फिशरी अगर विद इन टेरिटोरियल रेंज है, जैसे टेरिटोरियल रेंज के अंदर अंदर है तो स्टेट का वो ज्यूरिसडिक्शन है, और लेकिन बियॉन्ड टेरिटोरियल रेंज है तो किसका ज्यूरिसडिक्शन है? 12 मील तक की फिशरी कौन देखेगा बताओ? 12 माइल्स स्टेट देखेगा, 12 माइल के बियॉन्ड की है तो कौन देखेगा? कई बार मल्लाह बाहर निकल जाते हैं जो इस तरीके से होते हैं, तो वो अगर बाहर निकल गए तो उनको दूसरी सरकारें पकड़ लेती हैं, जेलों में बंद कर लेती हैं, तो किसके ज्यूरिसडिक्शन में आएगा? बियॉन्ड टेरिटरी अगर चला गया है कोई फिशरमैन, तो ऐसे केस में उसके अंडर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कभी कभी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट में भी चले गए हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जैसे फॉरेस्ट है, तो अभी हमने देखा कि क्या क्या लिस्ट हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि कौन सी कैसी लिस्ट है, तो थोड़ा आप अपने इंटेलिजेंस से लिख लोगे ना। बोलो इतना। कॉन्करेंट लिस्ट में लास्ट के साथ 3 लाइन में लिखा है, इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। मतलब यानी अगर ऐसी स्थिति होगी कि जिसमें किसी में कन्फ्लिक्ट है तो जीत होगी यूनियन गवर्नमेंट की। मान लो कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे कहा नहीं जाता कि ट्रुथ विल प्रिवेल, अंततः सत्य की जीत होगी, कहते हो कि नहीं अपने साथियों से? इसका क्या मतलब है? सच्चाई की जीत। प्रिवेल का मतलब है कि अंततः उसकी विजय होगी। सो इन केस ऑफ डिस्प्यूट द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। कोई भी है, अगर ज्यूरिसडिक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है तो जीत उसकी मानी जाएगी। अब आगे देखो, नाउ सर एग्रीकल्चर कॉन्करेंट में है सर? एग्रीकल्चर कंकरेंट में तो आप लिख लें कंकरेंट लिस्ट में। बुक में स्टेट लिस्ट में दे रखा है। एक मिनट में सर नेट अभी में नया रुको रुको मैंने सर्च किया सर। एक मिनट। एग्रीकल्चर इज इन कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। नेट से पता कर लिया करो। According to The Wire, under the state list, agriculture is mentioned in entry 14. So, states are entirely competent to enact laws देखो, on states agriculture. are entirely Treaty competent mentions, inter टू alia, इनेक्ट transfer लॉ and ऑफ alienation एग्रीकल्चर। of तो ये agricultural चीज़ land. कहा गया है। Entry अब फिर 30 एक और चीज़ mentions, पढ़ो, inter alia, द relief सुप्रीम of कोर्ट हैड agricultural सॉट ए indebtedness. रिप्लाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या कहा गया है कि 7th शेड्यूल में विच गॉट एग्रीकल्चर टू कंकरेंट लिस्ट, तो उसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है 1954 में। हाउएवर जो है स्टेट इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक, तो ये अभी कंकरेंट लिस्ट में आ गया है। कंकरेंट में लिखो 7th शेड्यूल के हिसाब से ये का इसमें एग्रीकल्चर डालो इसमें। ठीक है, 1954 में इसमें डाला गया है। अगर सन कभी पूछ लिया जाए तो बता देना। रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? सर जो दोनों के पास ही नहीं होते। कोई नई चीज़ आ गई, जैसे कोरोना आ गया, तो उस केस में सब्जेक्ट्स तो वो किसी को भी दिए जाएंगे, कोई ना कोई तो जिम्मेदारी निभाए। नॉट लिस्टेड इन एनी दिस, है ना। अगर चाहती तो मोदी गवर्नमेंट कह देती भाई सब अपना अपना कोरोना खुद देखो, न देती फ्री में टीका, कितना लोड कम हो जाता। सो नॉट लिस्टेड in any of the three list, और उसको पूरा करने के लिए, फ्री में देने के लिए उसने 6 महीने से लोगों का महंगाई भत्ता रोक दिया, मालूम है, अब जाके रिलीज़ किया। और आपने एग्रीकल्चर के स्टेट लिस्ट और उसमें
संजय लिस्ट दोनों में लिखा हुआ है। लिखा है तो उसको ठीक कर लो, यहाँ से हटा दो। यूनियन लिस्ट में भी लिखा है। इसमें लिख दो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर यहाँ लिख दो, इन नॉट लिस्टेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, उसको रेसिडुअल लिस्ट कहते हैं। एंड इट्स ज्यूरिसडिक्शन इज सीन बाय सुप्रीम कोर्ट, कि उसे किसे देना है, ठीक है। इट्स ज्यूरिसडिक्शन, नई नई चीज़ें आती रहती हैं। ज्यूरिसडिक्शन इज सीन बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। जैसे ट्रैफिकिंग, मनुष्यों का व्यापार, एक जगह से दूसरे जगह भेज दिए गया, पता चला उनकी किडनी निकालने के लिए अंगों का। ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल्स, ले जाए जाते हैं नेपाल से लड़कियां यहाँ आती हैं, तो इन सबको कौन देखेगा? इनको देखेगी यूनियन गवर्नमेंट की। कौन देखेगी? तो नई नई चीज़ें अगर हो रही हैं, नए नए क्राइम, क्या आपको मालूम है कि इंटरनेट क्राइम हो रहे हैं? एक तस्वीर पे दूसरी तस्वीर लगा दी, क्राइम कर रहे हैं। तो और फिर ऐसे साइबर क्राइम, अब नई नई चीज़ें आएंगी तो वो नए, उसको कहीं ना कहीं तो देना पड़ेगा। तो कौन देखेगा, किसको देना है? तो ये चीज़ फिर रेसिडुअरी सब्जेक्ट हैं, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। नाउ लिंग्विस्टिक स्टेट का क्या मतलब होता है कि इंडिया हैज़ बीन क्रिएटेड इनटू वेरियस स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। सो आवर स्टेट्स आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हम स्टेट बने हैं तो किस बेसिस पे बने बताओ? लैंग्वेज के बेसिस पर हैं। तो कर्नाटक में कौन सी लैंग्वेज है? कन्नड़, ठीक है कि नहीं? और बताइए केरल में कौन सी है? बताइए। मलयालम में। गुजरात में कौन सी है? गुजरात। महाराष्ट्र में कौन सी है? मराठी। तो इस तरीके से वी आर लिंग्विस्टिक स्टेट। तो हम लिंग्विस्टिक स्टेट है। सब जगह अलग अलग लैंग्वेज है। आप असम में देखोगे तो असमिया बोली जाती है। सबकी सब स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। दैट्स वाई वी आर लिंग्विस्टिक स्टेट। नाउ व्हाट इज लैंग्वेज पॉलिसी? लैंग्वेज पॉलिसी से आप क्या समझते हो? लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है इट इज़ द सेफ गार्ड टू लैंग्वेज। अंडर दिस पॉलिसी बिसाइड्स हिंदी 21 अदर लैंग्वेजेस आर रिकग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी उनको कोई मिटा नहीं सकता। सो बिसाइड्स हिंदी अदर 21 लैंग्वेजेस आर, जो अदर 21 लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। शेड्यूल्ड, हम नोट में कितनी लैंग्वेज लिखी रहती है? सर 2। ये ठीक बता रहे हैं 13। किसने बताया 13? ईशान ने ना। देखो लोग इसका मतलब है ध्यान से देखते हैं। सर 15 होती है। 15 बता दी। पहले 13 हुआ करती थी, अभी 15 हो गई होंगी, बढ़ गई होंगी। सो 2 और बढ़ा दी गई हैं। दैट मीन्स, बट ये ईशान ने बताया। सो दीज आर नोन एज, ये क्या है? इन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय कोलिजन गवर्नमेंट? तो कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जब सर अलायंस बनाते हैं। हाँ सर जब इक्वल हो जाते हैं तो 2 पार्टीज मिलके जब बनाती है गवर्नमेंट। हाँ, कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब है मिली जुली सरकार जो बनती है, ठीक है। सो व्हेन गवर्नमेंट इज फॉर्म by coming together at least 2 or more political party. If government is formed by coming together of 2 or more political parties, ये कब होता है? If this happens when no political party gets a clear-cut majority. When no political party gets clear-cut majority, तो ऐसे में
साझा सरकार बनती है। नाउ एंड दे रन, सच गवर्नमेंट किस पे चलती है? सच गवर्नमेंट रन्स ऑन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। जैसे मान लो अगर योगी और ओवैसी साथ में आ गए सरकार बनाने के लिए, तो ओवैसी बोलेंगे तुम हिंदुओं के मंदिर का बिल्कुल पुनर्निर्माण नहीं करोगे, तो अब योगी बोलेंगे ओवैसी से ठीक है तुम भी किसी जो मस्जिद का रिनोवेशन नहीं करोगे, तो कॉमन मिनिमम हो गया। दोनों के हाथ बंद गए कि नहीं थोड़े थोड़े? हाँ सर। तो ऐसे केस में कॉमन मिनिमम होगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या? बातचीत हो रही है। नाउ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? कि अ रीजन और टेरिटरी टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। ऐसा कोई हमारे यहाँ पहले था जो ऑटोनॉमस स्टेट था? सर कश्मीर, सर जम्मू एंड हाँ, कश्मीर। रीजन और टेरिटरी हैदराबाद बहुत पहले था लेकिन अभी नहीं है। तो टेरिटरी टू गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। So Kashmir, J&K was initially, J&K was initially कैसा था? सर ऑटोनॉमस स्टेट। ऑटोनॉमस स्टेट इनिशियली इस तरीके का था। नाउ देयर आर शेड्यूल्ड लैंग्वेज। शेड्यूल्ड लैंग्वेज का क्या मतलब है? विच आर लिस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए। यस सर। जो इसके अलावा भी हमारे यहाँ 114 लैंग्वेज हैं, लेकिन जो उसमें उल्लिखित हैं संविधान में उन्हें क्या कहेंगे? दैट इज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। The languages that is 21 in addition to Hindi। सर हिंदी को मिला के 21 है? नहीं, which are listed टोटल 22 in constitution, जिनका संविधान में उल्लेख हो उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। नाउ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज से क्या आप समझते हैं? कि रजिस्टर्ड नहीं है सर। हाँ, जैसे हम लोग ये कहते हैं कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। 4 कोस बदलते ही भाषा बदल जाती है लोगों की, और हर कोस में पानी बदलता है। भारत में इतनी विभिन्नता है। नाउ सर पानी बदलता है मतलब? पानी का मतलब है टेस्ट बदल जाएगा। तो पानी का टेस्ट बदल जाएगा तो इस ज़मीन के अंदर अंदर टेक्सचर बदल जाता है, उसके मिनरल्स बदल जाते हैं, तो वैसा चेहरा हो जाता है। पंजाब में चले जाओगे तो वहाँ का पानी इतना अच्छा है कि वहाँ का जो मज़दूर है जो फावड़ा चलाएगा वो भी राजकुमार की तरह चमकता हुआ दिखता है। वहाँ का पानी इतना अच्छा है। सब लोग समझ में आई बात कि नहीं? तो हर जगह के पानी के ऊपर रहता है कि वहाँ किस तरीके का चेहरा रहेगा, क्या है। तो इंडिया में पानी भी बदलता है और भाषा भी बदल जाती है। नाउ क्या? नाउ लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? कि लोकल गवर्नमेंट, एक हमने देखी जो 3rd tier गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट है, बिसाइड्स द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होगा? दैट इज अनदर लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि लुक आफ्टर अनदर lower level of government which look after or administer the local problem, which
लोकल प्रॉब्लम ऐसा हो ऑफ एरिया। एग्जाम्पल है पंचायती राज, यानी ऐसी गवर्नमेंट कि जैसे बिग सिटीज़ में भी क्या होता है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं, तो उनके नगर निगम के चुनाव होते हैं, तो उनका जो अध्यक्ष होगा वो मेयर रहता है। तो लोकल गवर्नमेंट में इस तरीके से गांव में ग्राम पंचायत होती है। सो लोकल गवर्नमेंट में दो चीज़ें हैं, लोकल गवर्नमेंट एक तो है कि विलेज में क्या होगी, तो विलेज में ग्राम पंचायत होगी, और क्या होगा, उसका अध्यक्ष कौन होगा, सरपंच। हाँ शायद, और इसका अध्यक्ष होगा कि लेड बाई सरपंच। तो प्रधान कौन होता है? प्रधान प्रधान अभी हम देख के बताते हैं। और ये चीज़ है ग्राम पंचायत इसको कहेंगे, और इसका सरपंच होता है, ठीक है। और जबकि ऐसा होता है फ्यू ग्राम पंचायत, तो उसको पंचायत समिति कहते हैं, यानी मैनी ग्राम पंचायत कंबाइनली नोन एज पंचायत समिति या मंडल। मैनी ये याद रखना, मैनी ग्राम पंचायत, क्योंकि एक गांव में 200 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे, तो उतने छोटे से फिर बात नहीं बनती। मैनी ग्राम पंचायत, तब वो सिटी लेवल के नगर निगम के बराबर पहुंच पाती है। और मंडल अधिकारी कहते हैं। पंचायत कंबाइनली फॉर्म, उसे क्या कहेंगे, कंबाइनली फॉर्म पंचायत समिति, पंचायत समिति। और क्या उसे मंडल भी कहेंगे, मंडल, ठीक है, या उसे ब्लॉक कहेंगे। और इसका जो भी होता है, इट इज़ प्रिसाइडेड बाई, प्रिसाइडेड का मतलब गवर्नड बाई, लेड बाई, मंडल अधिकारी। ठीक है, क्योंकि गांव की बात है तो नाम ज़्यादा बदला नहीं गया है, वो मंडल अधिकारी वो बोलते हैं, वही लिखा भी जाता है। तो इस तरीके से उसे मंडल अधिकारी कहते हैं। अब ये देखिए, किसी भी ये ऑल द पंचायत समिति इन ए डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जिला परिषद। अब और बात कही दी आगे, पंचायत समिति बन गई कि नहीं, बोलो। यस सर। तो अगर मैं ये कहूं कि ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत ये मिल जाए, बहुत सारी ग्राम पंचायत, तो क्या बनेगा सर? म्यूनिसिपैलिटी। क्या इनके मिलने से पंचायत समिति बनेगी? और बहुत सारी पंचायत समिति मिल जाए तो क्या बनेगा? पंचायत समिति भी तो मिल सकती हैं। ये देखिए, तो अगर बहुत सारी पंचायत मिल जाएं तो उसको कहते हैं जिला परिषद। जिला परिषद, तो जिला परिषद का मतलब है एक जिले में, इन वन डिस्ट्रिक्ट देयर इज ओनली वन जिला परिषद। तो इस तरीके से होता है गांव में, यानी जिसमें बहुत सारे रूरल एरिया हैं वहाँ ऐसा होता है। इसका प्रधान होता है सरपंच, इसका प्रधान होता है, एक और होता है, मतलब प्रधान और कोई होता होगा, बट जो ग्राम पंचायत है उसका हेड कौन होता है? सरपंच। और इसमें कौन होता है? मंडल अधिकारी। और जो जिला परिषद है सर उसी को शायद से प्रधान कहते हैं। देखो, जो जिला अधिकारी इस केस में क्या होता है, यही मेयर है। इतनी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ हु इज प्रधान इन पंचायती राज। According to Wikipedia, Pradhan is generally ministerial title of Sanskrit origin in cultures of Hindu tradition, mainly
primarily used in the Indian subcontinent. That is, it is self-government, local self-government है. प्रधान has the power of ग्राम पंचायत, constituencies of ग्राम पंचायत, power of constituency of ग्राम पंचायत, इसी को प्रधान कहते हैं. जिसको किसी ग्राम पंचायत की पावर मिली है उसे क्या कहेंगे? प्रधान. समझ में आ गई बात? ये देखो लिखा है कि सीधी सी बात लिखी है इसमें कि जिसको सारी पावर मिली हो, विलेज का हेड है और इलेक्टेड मेंबर्स के साथ है और इसको सारी पावर मिली. समझ में आ गई बात? अच्छा, जो जिला परिषद का अधिकारी उसे मेयर कहते हैं. मेयर वो जो चुना जाता है. जिला अधिकारी कौन होता है, क्या आप जानते हो? जिला परिषद में एक मेयर भी होता है और दूसरा कौन होता है बताओ? क्या जिला अधिकारी कोई जानता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन होता है? बोलो. गवर्नमेंट भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट एक. ये बिल्कुल सही है. आईएएस रैंक का होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है. तो इस तरीके से इसके पास पॉलिटिकल पावर होती है और इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है. ये लेजिस्लेटिव का हेड है, ये एग्जीक्यूटिव का हेड है. तो इस तरीके सर वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पढ़ा था. बिल्कुल बिल्कुल, ये परमानेंट है. तो ये जो चीज़ है, जिला अधिकारी कौन है? यही डीएम होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अधिकारी इसको कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. इसको बहुत पावर मिली होती है, ये डीएम है. ठीक है, ये तो बदलते रहेंगे 5-5 साल में. ये आईएएस होगा, वेरी इंटेलिजेंट आईएएस होगा. तो ये अलग अलग हैं. ये पॉलिटिकल हेड है या लीगल हेड कह सकते हो. हेड जैसे हमने लेजिस्लेटिव हेड नहीं बोला था. और ये कौन सा है बताइए? क्या ये एग्जीक्यूटिव है किसी जिले का? और उसी तरीके से उसी जगह पे क्या सत्र न्यायालय भी होगा, सेशन कोर्ट भी होगा क्या? बोलो. यस सर. तो सेशन कोर्ट का जो जज होगा उसे क्या कहेंगे? तो ये हो गया वहाँ का, दैट इज जुडिशियल हेड. तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और तीसरी क्या चीज़ हो गई? क्या जुडिशियरी हो गई? बोलो, बात समझ में आ गई? तो 3 हॉरिजॉन्टल सब डिवीजन हो गए पावर शेयरिंग के कि नहीं? यस सर. अच्छा, ये तो बात हो गई कि कहीं पर लोकल गवर्नमेंट का क्या है. लोकल गवर्नमेंट आपने सीख ली कि तीनों होते हैं और तीनों का अपना अपना jurisdiction होता है. These all three have their own jurisdiction and no one can intervene in other jurisdiction. These all three heads within district, जैसे जोधपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, within district have their own jurisdiction. ठीक है, अपने अपने jurisdiction. ये सीजन ने बहुत अच्छी बात बोली. बोले इन केस ऑफ सिटीज देयर आर वार्ड्स. अलग अलग वार्ड्स होते हैं. तो उन सब में क्या होता है? तो उसमें उन सब की बिग सिटीज़ में क्या होती है? तो उनके भी दे आर इलेक्टेड. तो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं. ठीक है, देयर वार्ड मेंबर्स आर इलेक्टेड एंड दे इलेक्ट. जैसे वार्ड है तो वार्ड में वार्ड मेंबर होंगे. ठीक है, एंड दे फॉर्म म्युनिसिपल कॉरपोरेशन. फिर वो क्या बनाते हैं? फिर वो कोई पंचायत समिति नहीं बनाते हैं. आप कहोगे कि जिले में जिला परिषद बनना चाहिए, तो यहाँ जिला परिषद नहीं बनेगा.
जोधपुर में जिला परिषद नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ गांव है ही नहीं, तो यहाँ क्या बनेगा? क्या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? बोलो। Yes, sir. दीज जो इनकी सभा होगी उसे क्या कहेंगे? दीज फॉर्म, जो इलेक्टोरल फॉर्म म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आप जानते हैं सबसे ज़्यादा अमीर सर, ये वार्ड वाला सिस्टम तो सर गांव में भी होता है। गांव में भी होता है। तो ये जो वार्ड मेंबर्स है, या यहाँ पर भी एक एक वार्ड है, एक सेक्शन बना दिया गया है और बहुत सारे वो होते हैं कि कंटेस्टेंट्स होते हैं और फिर वो जीत जाते हैं। तो जीतने के बाद वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाते हैं और उसके हेड को क्या कहते हैं? ठीक है, दिस इज, ये क्या है? सेम एज जिला परिषद। ये जिला परिषद की तरह ही होगा। इन वो टाउन्स, जो टाउन्स होते हैं, टाउन्स, ठीक है। द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड, उसके हेड को क्या कहेंगे? तो मेयर। हाँ, सिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। सबसे ज़्यादा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ की रईस है? सबसे धनी कौन सी बताओ? बोलो। मुंबई। मुंबई की है, 30,000 करोड़ रुपए उसका टर्नओवर है साल का। बोलो, इतनी धनी कहीं की होगी? और सबसे ज़्यादा करप्ट भी है। अब देखो, हाँ, अब ये देखिए कि डिसेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण। सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है? एक है बांटना, पावर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, केंद्रीकरण। सो इसका मतलब होता है व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। व्हेन पावर इज, फाइनेंस भी ले लिया जाएगा उनसे, टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट and given to local government, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ऐसा पंचायती राज में होता है। नाउ अब हम लोग देखेंगे व्हाट डज इट मीन बाय पंचायती राज। पंचायती राज का मतलब होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ग्राम पंचायत आर बेसिक यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जिसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है? बताओ, आपके बॉडी की सबसे छोटी लिविंग यूनिट क्या है? सेल। बेसिक यूनिट सेल है। उसी तरीके से हमारे यहाँ की सबसे छोटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है भारत की, वो कौन सी है? सो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उससे छोटी कोई ना हो। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द बेसिक, द स्मॉलेस्ट या बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी हो? इज, जो भी चीज़ है दैट इज ग्राम पंचायत। तब उसे क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बहुत छोटी होगी, क्योंकि शहर में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, गांव में पंचायती राज होगा, फिर पंचायत समिति होगी, फिर जिला परिषद होगा। तो सबसे छोटी कौन सी मानी गई बताओ? ग्राम पंचायत हुआ। ठीक है, तो पंचायती राज में भी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर ये छोटे छोटे गांव हैं तो छोटे छोटे गांव मिलकर जो ये बना रहे हैं, क्या ये ब्लॉक है? इसमें एक चीज़ विलेज है और ये ब्लॉक है क्या?
और बहुत सारे ब्लॉक अगर मिल जाएं तो क्या बना दें? ग्राम पंचायत। ये बहुत सारे, अब हर एक ब्लॉक में भी बहुत सारे विलेज हैं, तो बहुत सारे विलेज मिलके क्या बनाते हैं? ब्लॉक। और बहुत सारे ब्लॉक मिलके क्या बनाएंगे? बोलो। वार्ड। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं। दैट इज, ब्लॉक को तहसील कहते हैं और तहसील मिलके जिला बना देते हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, ठीक है। हम सभी लोगों को इन्होंने रास्ता दिखाया है। सो जरा देखें कि जो विलेज है, तो विलेज को ग्राम कहते हैं, और ब्लॉक को क्या कहते हैं बताओ? क्या तहसील? और जब सारे तहसील एक में मिल जाएं तो इसे क्या कहेंगे? क्या ये जिला बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गई? बोलिए। तो इस तरीके से मैनी विलेज फॉर्म, मैनी विलेज कंबाइनली फॉर्म क्या होगा? दे कंबाइनली फॉर्म ब्लॉक। मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई मंडल अधिकारी बैठे, मंडल अधिकारी, ये उसकी कुर्सी है, सीट, इसमें वो बैठा हुआ है, ये मंडल अधिकारी है। सो इसके सामने यहाँ पे कौन लोग बैठे रहेंगे? सामने में सरपंच। हाँ, सरपंच इसके अंडर में रहेंगे, यहाँ बैठे रहेंगे, इसकी बात सुनेंगे। तो मंडल अधिकारी इनके ऊपर है। तो नाउ दिस इज मंडल अधिकारी, और इसके अंदर में सारे सरपंच बैठे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे मंडल अधिकारी भी कहीं बैठ जाएं? पंचायतों में। तो ये तो एक यूनिट हो गई, और एक दूसरी यूनिट भी हो गई कि जिसमें यहाँ पर जो जिला है उसका अधिकारी बैठे, तो उसका क्या नाम होगा? जिला का परिषद, या तो जिला परिषद का अधिकारी मेयर होगा, जिला परिषद। ठीक है। तो जिला अधिकारी होगा। तो जब जिला अधिकारी बैठे तो उसके अंदर, उसके साथ कौन बैठेंगे? मंडल। तो यहाँ पे बैठेंगे बहुत सारे मंडल अधिकारी। तो ये चीज़ है कि जब जिला अधिकारी होगा तो उसके अंडर में देयर विल बी मंडल अधिकारी। सर सरपंच के अंदर में सारे मेंबर्स बैठेंगे ना, वार्ड मेंबर? हाँ, सरपंच के अंडर में भी वार्ड मेंबर रहेंगे। तो कोई भी मंडल अधिकारी क्या है? तो ये चीज़ क्या है? ये जिला अधिकारी है। यानी एक मंडल के अंदर बहुत सारे ग्राम होते हैं, मंडल अधिकारी और जिला अधिकारी, और ये सब सरपंच हैं, ये मंडल अधिकारी हैं। इतनी बात समझ में आ गई? मैनी विलेज कंबाइनली फॉर्म ब्लॉक एंड मैनी ब्लॉक्स कंबाइनली फॉर्म, वो क्या बनाएंगे? जिला, तहसील। अब ठीक है, तहसील भी कह सकते हो, जिला कह सकते हो। नहीं, ब्लॉक ही तो तहसील है। जिला बोलो ना, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है? शहर। इस तरीके से बात समझ में आ गई आपको कि ये चीज़ होती है। नाउ एक मिनट, तो ये डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं, टी भी आएगा डिस्ट्रिक्ट में, मैंने कई जगह नहीं लिखा है, तो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब देखो, इतनी बात हो गई, आपने देख लिया पंचायत समिति भी क्या होती है। तो पंचायत समिति क्या होती है? सर जब बहुत सारे
पंचायत के मिलके सब पंचायत समिति बनाते हैं। हाँ, तो उसका कुछ और भी नाम हो सकता है क्या? पंचायत समिति। तो ये सर पंचायती मंडल। यस, इट इज आल्सो नोन एज तालुका, सो विच इज ए लिंक बिटवीन, यानी अगर आप कहें कि ग्राम पंचायत से बनी पंचायत समिति, और उससे क्या बनी बताओ? क्या जिला परिषद? तो ये जो पंचायत समिति किसका लिंक है, किसके बीच में लिंक स्थापित करता है? ये बिचौलिया है, ये मीडिएटर है, बीच का लिंक है। सो इट इज ए कनेक्टिंग लिंक। किसके किसके बीच है बताइए? बिटवीन ग्राम पंचायत, ये मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब है बिचौलिया। इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत और किसके किसके बीच है? एंड जिला परिषद। इतनी बात समझ में आ गई? अभी गांव का तो समझ में आ गया ना आपको? अच्छा, हाँ सर। गांव का समझ में आ गया है, तो ये बता दो फिर कि मेयर क्या है, शहर का बता दो। हु इज मेयर? सर वॉइस आ रही है? हाँ, बोलो। मेयर इज द हेड ऑफ द जिला परिषद। इट इज द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। शहर में, गांव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं काम करती है, लेकिन यहाँ पे कौन काम करती है? जोधपुर नगर निगम, जोधपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, JNC। जगह जगह JNC लिखा है। वो जो आप पुलिया से नीचे जाते हो तो उसमें भी लिखा रहता है जोधपुर नगर निगम। सब जगह पूरे जोधपुर में लिखा है, कुछ भी काम होता है जोधपुर नगर निगम लिखा है, JNC। सो द चेयरपर्सन, गांव में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं होती, शहर में होती है। द चेयरपर्सन ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इज कॉल्ड मेयर। ये भी कोई इलेक्टेड मेंबर ही है वार्ड का, ये अलग से नहीं आया, उन्हीं में से किसी ने एक ने चुन लिया। तो जो पैसे वाला आदमी होगा उसने सबको पैसा खिलाया और फिर सबने इसको चुन लिया। अब ज़रा देखो कि फॉर एग्ज़ाम्पल जोधपुर नगर निगम, तो जोधपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पेड़ कहाँ काटना है, सड़क कहाँ ठीक करनी है, कहाँ टूट गई है, हर चीज़ ये देखती है। म्युनिसिपल कचरा कहाँ इकट्ठा है, कहाँ पर कचरे का डिब्बा रखना है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और मुंबई की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सबसे अमीर है। ये है, दैट इज़ रीजनलिज्म से आप क्या समझते हैं? A strong feeling of pride, a strong feeling of pride or loyalty in a particular region, in a particular region, किसी एक चीज़ के प्रति वफादारी, ठीक है, विद ए डिज़ायर ऑफ मोर पावर टू गवर्न देम सेल्फ। और वो ये सोचे, कहीं के लोग, मान लो वेस्ट बंगाल के लोग, हमें अब यूनियन ये नहीं चाहिए मोदी सरकार, हम बंगाल हमारा अलग कर दो, हम खुद अपना करेंगे। अगर रीजनलिज्म डेवलप हो जाए, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। विद ए डिज़ायर, जैसे कश्मीर के लोग ये कहने लगे हमें अलग करो, हमें अब ऑटोनॉमी दे दी, आदत बिगड़ गई, अभी कहें अब हमें अलग ही कर दो। विद ए डिज़ायर ऑफ मोर पावर, ऑटोनॉमी बनना चाहिए। हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता। मोर पावर
क्योंकि उनके पास कोई मिलिट्री बेस नहीं है। मिलिट्री नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं बताओ? कुछ लीडर कुछ कर सकते हैं टू गवर्न देमसेल्फ। और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें ऑटोनॉमस करते ही या तो चाइना ले लेगा या उनको पाकिस्तान ले लेगा, कोई ना कोई तो ले लेगा, गवर्न तो नहीं कर सकते। अदरवाइज वो आते ना इंडिया के साथ। जब कबायली लोगों ने उन पर आक्रमण किया तब फिर वो हमारे साथ आए। ठीक है, सो ये चीज़ हम लोगों ने देख ली कि रीजनलिज्म क्या होता है। नाउ वी विल कम टू सम questions that is based on MCQ. Which of the following countries has a union form of government? कौन सी कंट्री है जिसमें यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? बोलो कौन सी? यूनिटरी लिखा हुआ है, बताइए क्या बोल रहे हैं? श्रीलंका, बेल्जियम, इंडिया और अर्जेंटीना में कहाँ पे यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? श्रीलंका। यस, इट इज श्रीलंका। बेल्जियम में कहाँ है? बेल्जियम में फेडरलिज्म है, यूनियन थोड़ी ना है। अच्छा ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ नॉट अडॉप्टेड फेडरलिज्म? कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने चाइना, चाइना, नॉर्थ कोरिया, चाइनिया है, चाइना, चाइना। हाँ। द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी इज कॉल्ड jurisdiction. अच्छा, is a coming together federalism? USA. Which of the following countries is not an example of holding together federalism? USA. Who is more powerful in holding together federalism? सेंटर। The constitution declare India as a union of state which is based on principle of, किस principle पर based है? Federalism. यस, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है लेकिन हम पावर शेयरिंग करने के लिए राजी हैं। वी एग्री फॉर पावर शेयरिंग, तो फेडरलिज्म है, जहाँ पावर शेयरिंग होती वही फेडरलिज्म होता है। ठीक है, इसको कहते हैं संघवाद। भारत क्या है? संघ है, तो हम संगठन हैं। बोलो, स्क्रीन ठीक कर। इस अभी ठीक नहीं ना? बताओ ठीक है कि नहीं आ रही है? हैं? सही है, सही है। Which of the following is not a subject of union list? Union list मतलब ठीक है। Which one of the following subject is included in state list? एग्रीकल्चर। एक मिनट। एग्रीकल्चर, यस इट इज इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। एग्रीकल्चर को स्टेट लिस्ट में डाल देना। देखो 54 में ये कंकरेंट लिस्ट में थी, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, 7th शेड्यूल में इसको स्टेट लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है। द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट, उसे क्या कहते हैं? उसे रेसिडुअरी लिस्ट कहते हैं। नाउ अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड इन कंकरेंट लिस्ट? तो कौन सी ऐसी चीज है जो एजुकेशन आंसर है। एजुकेशन को उसमें डाला गया है। नेक्स्ट देखो, इंडियन फेडरलिज्म हैज, इसमें कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज है? अभी J&K भी यूनियन टेरिटरी है। तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। अब इसमें डी आंसर दिया है, लेकिन देख लेना, जो अभी है आपका अपडेट है वही करना। विच इज द, तो कितना कितना है बताइए? 9 तो यूनियन टेरिटरीज है ना, कितनी है? 8 हो गई सर। 8 हो गई ना? 28 है और 28 यूनियन टेरिटरी। ओके। विच इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज? इंडिया। ओके। नाउ
How many other languages are recognized as scheduled language by Constitution of India besides Hindi? 21. As per language policy of Government of India, which one of the following statement is true regarding the status of Hindi language? Hindi has been accepted as the mother tongue of all Indians. Hindi is official language. Hindi सर यही भी सर हिंदी इज ऑफिशियल देख लेते हैं 15 का बी है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। सबकी मदर टंग थोड़ी ना है, क्या सबकी मातृभाषा हिंदी? बोलो। नहीं सर नहीं सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी टियर ऑफ गवर्नमेंट? In India, at least 1/3 of all positions are reserved for women. 1/3 वुमेन्स किस में है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट में कि यूनियन गवर्नमेंट के पंचायती राज? सेंट्रल गवर्नमेंट सर पंचायती राज दैट इज पंचायती राज में 1/3। पंचायती राज अभी और कहीं नहीं है, लोकसभा ये सब में कहीं कुछ नहीं है। देख लो, बहुत थोड़ी लेडीज हैं। सर वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, सर मैंने लोकल बोला था। लोकल, ओके ओके, तब तो ठीक है। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ ग्राम पंचायत? Which one is not the part of 3-tier system? Municipalities, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद। मतलब पंचायती राज में समिति सर म्यूनिसिपैलिटीज म्यूनिसिपैलिटी, पंचायती राज में म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी बहुत बड़ी वो हो जाती है। वो जिला परिषद, ये सारे आते हैं ना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो पहले भी काम करता था हमारे यहाँ। हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? चेयरपर्सन मेयर है ना, मेयर है। अब इसी में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के बारे में कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है।